जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2022। क्या खास बात रही है आज के न्यूज़पेपर में। आज के साथ साथ जो कल का भी न्यूज़पेपर था 16 अक्टूबर वाला, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। चाहे नेशनल लेवल की बात हो, इंटरनेशनल लेवल की, छत्तीसगढ़ लेवल की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आज जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ सबके सब कमेंट करें। प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ को कुल कितने विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन में आपके पास 89, 90, 91 और 103, या फिर बोल सकते हैं 89, 90, 91 और 103। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सभी को बन जाएगा। सब इसका उत्तर जो है कमेंट में लगा सकते हैं। जिनका भी उत्तर सही होगा मैं हार्ट रिएक्ट दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों को कवर अप करते हैं। ये खबर निकल कर आती है मध्य प्रदेश से, नेशनल लेवल पर है। इसको पहले भी कवर अप किए थे, जब पहली पहली बार इसके बारे में जो रुझान आ रहे थे उसके बारे में। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई, जो भी एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, जो आप डॉक्टर बनने के लिए करते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई अब किस में होने वाली है आपकी, तो अब होगी ये हिंदी माध्यम में। जनरली आपको पता होगा टेक्निकल एजुकेशन, चाहे इंजीनियरिंग की बात करिए या मेडिकल की बात करिए, ये सारी सारी अंग्रेजी माध्यम में होती है। उसके पीछे भी एक तर्क है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको पूरा ग्लोबल लेवल पे काम करना है। वहां पर एक ही लैंग्वेज काम करती इंग्लिश, जिस पे आपको काम करना है, तो सारा टेक्निकल नॉलेज जो होता है वो इंग्लिश में लिया जाए, ऐसा बोला जाता है। बट जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हिंदी मीडियम के, उनको लैंग्वेज स्विच करने में दिक्कत आती है, कई बार ये प्रॉब्लम होता है। अब ऐसे में जो चीज है, यदि आप हिंदी में ग्रैप्स करते हैं, जैसे अगर मैं अभी आप लोगों से ये चीज इंग्लिश में बात करूं, तो कई लोग क्या होंगे, असहज हो जाएंगे, समझने में दिक्कत आएगा। जितना आप अपनी मातृभाषा में सीखते हो उतना ज्यादा सीखते हैं। इसी चीज को ध्यान पे रखते हुए हम क्या किया गया है, मध्य प्रदेश में आपका एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, जिसमें हिंदी माध्यम में पढ़ाई होगी। लगभग 97 चिकित्सकों दल ने अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी रूपांतरण किया है। मतलब मेन क्या है, हिंदी में जैसे कोई बुक है, जैसे मान के चलिए हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, अगर साइंस में जाए, न्यूटन की गति के नियम, वो तो न्यूटन ने अपनी भाषा में दिया होगा। हम लोगों ने क्या किया, उसको समझ के ट्रांसलेट किया और अभी हिंदी में पढ़ते ताकि हम लोगों को आसानी से समझ में आए। तो जो भी मेडिकल साइंस में आज तक की रिसर्च हुई है, उसको 97 डॉक्टरों ने पकड़ा और उसका हिंदी माध्यम में ट्रांसलेशन किया है। अब जो भी आने वाले डॉक्टर हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, आपको देखने को मिलेगा जो हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे। अभी ऐसा एक कॉलेज खोला जा रहा है, 15 नवंबर से इसमें नया बैच जो है शुरू हो जाएगा, और जिसमें स्टूडेंट पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने एक बार और कवर अप किया है। आपको अगर पता होगा या आपने वो वीडियो देखा होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देश को मिला पहला एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक। ये क्या चीज है, तो मालगाड़ी को आप लोग जानते होंगे। अगर तो मालगाड़ी में क्या होता है, मालगाड़ी के जो डिब्बे रहते हैं, जिसमें हम लोग कोयला या जो भी चीजें लेकर जाते हैं, वो जनरली बने रहते हैं स्टील के। आप लोग देखेंगे लोहा टाइप का बोलते हैं, पर जनरली स्टील बोलेंगे। तो स्टील का बना रहता है। स्टील और एल्यूमिनियम फर्क कहाँ आता है, एल्यूमिनियम होता है हल्का धातु। स्टील मजबूती के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट एल्यूमिनियम जो है हल्का धातु है। यदि एल्यूमिनियम की हम लोग मिश्र धातु बना दे, तो हल्के के साथ साथ ये क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, जिससे हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। जनरली जो हवाई जहाज रहते थे, वो हवाई जहाज पहले एल्यूमिनियम के ही बनते थे, इसके कम वजन होने के कारण। तो यही चीज मिलता है। वैगन में अगर देखोगे तो 14,500 टन सीओ उत्सर्जन की कमी होगी। सीओ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी। अब ये कैसे है यार, ऐसा तो है नहीं कि डीजल गाड़ी खींच रही है। जब भी हम लोग बात करते हैं माल ढुलाई के लिए, आप लोगों ने कभी भी मालगाड़ी को देखा होगा, 2 इंजन 3 इंजन इस प्रकार से लगे रहते हैं, आगे और पीछे मिलाकर जो खींचते हैं। अब इंजन अगर इलेक्ट्रिक इंजन भी है, तो बिजली तो हमारी कोयले से बन रही है। अगर गाड़ी का ही वजन ज्यादा है, मतलब इसकी रेक का वजन ज्यादा है, लोहे का वजन ज्यादा है, तो खींचने में ज्यादा ताकत लगेगी। सब एकदम सिंपल से न्यूटन का नियम है। हल्की चीज को कम पावर से आप खींच सकते हो, भारी चीज को ज्यादा पावर लगता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, अब रेक को बनाया एल्यूमिनियम में। अभी ये कहाँ पर चल रहा है आपका, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से शुरुआत हुई है, रेल मंत्री ने ये बात की है। ये हल्का होने वाला है, 180 टन हल्का होगा आपका स्टील के मुकाबले। इससे क्या होगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। आप हल्की गाड़ी तेज चला सकते हो। अगर साइकिल की बात आएगी तो जैसे साइकिल चलाना है, वैसे कोई भी इंजन है, अगर उसको हल्का वाहन मिल रहा है, या हल्का मतलब पीछे रेक लगा है, खींचने में आसानी होगी, कम ऊर्जा से खींचा जाएगा, तो तेज से वाहन की ढुलाई हो जाएगी, मालों की ढुलाई हो जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा भी जो है बचने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने कोशिश की है, 1 लाख वैगन इसमें आगे शामिल होंगे। मतलब ऐसी 1 लाख बोगियां और निकलेंगी। साथ में किसकी हेल्प ले रहे हैं, तो हिंडाल्को। एल्यूमिनियम आया तो हिंडाल्को को आप ले सकते हो, है ना, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ की खबर है ये, ओडिशा की है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे खास रहने वाली है। नेक्स्ट खबर में आएंगे, तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया है,
तो 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की हैं। ये कल की खबर आती है। पारदर्शी डिजिटल बैंकिंग का श्रेय मोदी के निरंतर विकास को दे रहे हैं। इस प्रकार से जा रहा है, देश के निरंतर विकास को श्रेय दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा। केवल एक खबर इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल में उतना कुछ नहीं, राजनीतिक तर्क दिए हुए हैं। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की गई है। ये पॉइंट बस हमारे पास नए वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हिंद महासागर से निकाला जाएगा खनिजों का खजाना। अगर आप लोग कभी भी स्कूल लेवल पे थोड़ा बहुत भी भूगोल पढ़े होंगे या किसी से सुने होंगे मम्मी पापा से, तो समुद्र जो होते हैं ये हमको खनिज देते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो समुद्र से नहीं मिल सकती, समुद्र ही हमको जीवन देता है। ऐसी कई चीजें सुनने को मिलती है अलग अलग दर्शन में। यहाँ पर मेन बात क्या होती है, समुद्र, पर्टिकुलरली हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में बात की जाए तो रिसर्च में ऐसा चीज देखा गई है कि वहां पर लोहा आपको मिलेगा, मैग्नीज मिलेगी, निकिल मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, जो डीप ओशियन में, समुद्र की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ है। अब इसको निकालने के लिए भारत सरकार अपना काम कर रही है और टेक्नोलॉजी बना रही है कि धीरे धीरे हम लोग डीप ओशियन में भी जो है आपका उत्खनन कर सके। मंत्रालय ने जो है इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खुला आमंत्रण है ऐसे यूनिवर्सिटीज को और ऐसे कॉलेजेस को जो पृथ्वी के इस क्षेत्र में आपका माहिरता रखते हैं। अगर ऐसा भारत कर लेता है, ऐसी तकनीक बना लेता है, तो दुनिया में 6वें नंबर का देश होगा जिसने ऐसा काम किया है। अगर बात की जाएगी तो 15-95% हिंद महासागर का क्षेत्र अभी तक ठीक से खोजा नहीं जा सका है। ये बात निकल कर आती है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे में हो सकता है आपसे भी पूछ दे, पर्टिकुलरली बताइए ये कहाँ पर है। अगर बोलेंगे हम लोग अभी तक समुद्र से क्या निकालते हैं, तो आप लोगों को एक नाम सुनने को मिलेगा, मुंबई हाई। मुंबई हाई से क्या निकलता है, पेट्रोलियम उत्पाद। मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर समुद्र में है, जहां से हम लोग पेट्रोलियम उत्पाद निकालते हैं। अब धीरे धीरे ये सारे खनिजों की भी खनन होने की संभावना जाग रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट खबर है जो परसों के पेपर में आई थी, मतलब 16 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत को नीचे दिखाया गया है, सरकार ने रिपोर्ट खारिज कर दी है। ऑलरेडी इस रिपोर्ट को खारिज करना था क्योंकि ठीक से रिसर्च करते नहीं है जो भी संस्थाएं होती हैं, बट परीक्षा के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है ना, हम लोग यहाँ से छूट तो नहीं सकते। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुछ अलग अलग आपके रहते हैं आपके मापदंड, जिसको मैंने लास्ट ईयर के वीडियो में कवर अप किया है, जिसमें आप देख सकते हैं सारी चीजें किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज हमारे होते हैं जिनके अनुसार हम लोग करते हैं। जनरली 3 फैक्टर्स रहते हैं, उस पर रहता है। मेन खबर पे आ जाते हैं तो 121 देशों में ये रिपोर्ट की गई, मतलब 121 देशों को रैंकिंग दी गई है। 121 देशों में भारत की रैंक की गई 107 नंबर पर। अब ये जो चीज है बहुत ज्यादा अखरती है क्योंकि भारत 107 नंबर पे रखा, इसमें चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब से भी भारत को नीचे दिखाया गया। अब यहाँ पर बात आती है यार, बाकी जगह जब खाद्यान्नों की कमी हुई थी उस समय तो भारत काफी अच्छी कंडीशन में था, फिर हमारे यहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कमी क्यों आ गई। तो सरकार ने एक सिरे से बोला कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत होता है कि भारत को हम लोग बार बार नीचे दिखाए, और वो लोग वैसे ही करते हैं कि भारत को बार बार नीचे दिखाने के लिए और भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए काम करते हैं। जनरली पिछले साल की रिपोर्ट से 6 पायदान आई थिंक ये नीचे आया है, उसको एक बार चेक करिएगा। पिछले साल शायद भारत 101वें नंबर पे था, अभी 107वें नंबर पे कर दिया गया है। याद रखना, ये ऐसा नहीं कि विश्व के सभी देशों की रिपोर्ट आती है। विश्व में जो विकसित देश है उनमें ये रिपोर्ट जारी ही नहीं होती उनके बारे में कि वहां पर क्या हंगर इंडेक्स चल रहा है। तो कुछ चुनिंदे देशों में होती है, तो टोटल 121 देशों में 107 रैंक बहुत बुरा रैंक बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं खबर पे। ये खबर भी हम लोगों ने कवर अप की थी जब ये इंपॉर्टेंट थी, मतलब जब इसकी हेडलाइन वगैरह आ रही थी। इसी में आज एक आगे चीज बढ़ी है। आप सभी को पता होगा, हम लोगों ने एक खबर के बारे में चर्चा की थी, लोक अदालत। क्या होने वाला है, छत्तीसगढ़ का ही मॉडल था कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है जिसने कोई छोटे मोटे अपराध किए हैं और उसका केस पेंडिंग चल रहा है, तो शनिवार को क्या होगा, आपका जेल के अंदर ही लोक अदालत होगी। वहां पर यदि कोई अपराधी मान लेता है कि हाँ उसने ऐसा किया है, आरोप मतलब अपने आप को मान लेता है, तो उसको, जो भी जिसने जेल में सजा काटी है उसको जोड़ते हुए उसको आगे जाके रिहा कर दिया जाएगा। तो वही चीज हुई है पहली बार, और कल रायपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जेल में लोक अदालत लगी, मतलब शनिवार को जेल में लोक अदालत लगी, 85 बंदी रिहा कर दिए गए। इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत अच्छे से माना था और उस समय भी हम लोगों ने कवर अप किया था, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया गया था। मतलब छत्तीसगढ़ का आइडिया अगर पूरे नेशनल लेवल पे लग रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब खास बात क्या होती है यार, इसको करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि जेल में आपके आवश्यकता से अधिक बंदी बंद है। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में जल्दी जल्दी सरकार की कोशिश रहती है कि जो छोटे मोटे अपराध किए हैं उनको निकाल दिया जाए। अब ये मत समझिएगा, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि आपने किसी की हत्या की है,
लोक अदालत में गए, आपने बोला कि हाँ मैंने उसकी हत्या की है और आपको जेल से रिहा कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, छुटपुट अपराध में ही होने वाला है ये। चलिए नेक्स्ट खबर में आते हैं, ये भी जुड़ी हुई हमारी अदालतों से ही है। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके बिलासपुर में थी, इन्होंने क्या बोला है कि स्थानीय भाषा में फैसले सुनाए जाए। आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं संविधान का कौन सा आर्टिकल लगेगा, क्योंकि संविधान का एक आर्टिकल होता है जो न्यायालय की भाषा के बारे में बताता है। तो जनरली न्यायालय की भाषा के बारे में बोला जाता है संविधान के आर्टिकल में। आप लोग आर्टिकल नंबर कमेंट करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को कितनी चीजें याद रहती हैं। संविधान में एक आर्टिकल है जिसमें न्यायालय की भाषा बताई है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनकी भाषा को जनरली बताया गया हिंदी भाषा में, हिंदी सॉरी अंग्रेजी भाषा में। ये जो भी कार्य हो कार्यवाही होगी और फैसले भी हिंदी भाषा में आपका अंग्रेजी भाषा में दिए जाएंगे। जनरली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब अंग्रेजी भाषा में फैसले दिए जाते थे तो हम लोगों को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी। अब इसके बीच में एक केस आता है कि बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस से कि यार लोगों को दिक्कत आती समझने में, तो क्यों ना आप जो है फैसला आप हिंदी में दो। इससे छत्तीसगढ़ जो है मतलब मेन बिलासपुर हाई कोर्ट इस चीज को पकड़ता है और हिंदी भाषा में फैसले सुनाने वाला जो आपका पहला हाई कोर्ट बनता है देश का, कौन सा, आपका बिलासपुर हाई कोर्ट। अब इसी में राज्यपाल मैडम बोल रही है कि कई लोगों को उनकी हिंदी भाषा या फैसले भी थोड़े कठिन लगते हैं, तो आप जो है स्थानीय भाषा में फैसला सुनाने की कोशिश करिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो पहले अंग्रेजी में होता था, फिर हिंदी में होना शुरू हुआ। अब राज्यपाल ने ऐसा बोला है तो मैं भी हो सकता है आगे आपको हिंदी के अलावा अन्य स्थानीय भाषाएं सपोज छत्तीसगढ़ी में भी फैसले अब आपको सुनने को मिले, ताकि लोग आसानी से इसको समझ सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट खबर एक दुखद खबर आ रही है। ये खबर है विधानसभा उपाध्यक्ष हमारे राज्य के मनोज मंडावी, इनका कल आकस्मिक निधन हो गया है। जनरली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगी समझिएगा। एक तो इनका व्यक्तित्व एक विकास में रहेगा, व्यक्तित्व एक अलग चीज हो जाती है। इसके साथ साथ हम लोगों को अब उपचुनाव के बारे में बात करना पड़ेगा। जैसे सभी को पता होने वाला है छत्तीसगढ़ की विधानसभा में केवल 1 वर्ष बचे हैं, अगले साल चुनाव है। तो क्या इस बीच में इनके जो विधायक की सीट खाली होती है तो क्या उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे, आप संविधान के तौर पर समझ के बताइएगा, क्योंकि अभी 1 वर्ष बचा है। और यदि मान के चलिए उपचुनाव होते हैं और कोई प्रत्याशी वहां से जीत कर आता है तो वो कितने साल के लिए आपका विधायक बना रहेगा, ये हो जाएगी इंपॉर्टेंट। बाकी विधानसभा उपाध्यक्ष की बात आती है तो यहाँ पर भी जानना जरूरी है। जैसे लोकसभा में होता है हमारा एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो जनरली लोकसभा में एक समझौता हुआ है जिसके तहत अध्यक्ष यदि सत्ता दल का है तो उपाध्यक्ष आपका विपक्षी दल का रहेगा। बट विधानसभा में ऐसा कोई नहीं है, तो अगर अध्यक्ष सत्ता दल का है तो उपाध्यक्ष भी आपका सत्ता दल का हो सकता है या विपक्षी दल का हो सकता है, ऐसा कहीं पर बंदी से नहीं है। तो आप मुझको ये कमेंट करके फिर से बताएंगे कि मनोज मंडावी जी जो थे वो कौन सी पार्टी को प्रदर्शित करते थे। लोकसभा में हमेशा याद रखना है यदि केंद्र सरकार की बात हो रही है, अगर अध्यक्ष सत्ता दल का है उपाध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का ही बनता है, ये समझौता हुआ है। राज्य सरकारों में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इनकी पार्टी कौन सी थी आप बताएंगे। साइड में आप लोगों को हिंट देने के लिए मैंने एक और तस्वीर लगा दी है, जहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ेंगे। ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की हमारी एक खबर, जो सरकार का स्लोगन आ रहा है उसके हिसाब से। तो देखिएगा आज क्या होने वाला है, 17 अक्टूबर 2022 किसान न्याय योजना, ये जो न्याय योजना है उसकी किस्त अगली जारी की जाने वाली है। तो अगर देखेंगे तो 26 लाख से अधिक किसानों को आज 1745 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी मिलेगी। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना से रिलेट करती है। हम लोगों ने वीडियो कवर अप किया हुआ है, यदि फिर भी आपको लगता है कि एक बार और हम लोग वीडियो बनाए ये सारी योजनाओं के बारे में कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, गोधन न्याय योजना क्या है, इसके अलावा कृषि मजदूर ग्रामीण आवास भूमिहीन वाली जो योजनाएं हैं ये सारी क्या है, तो आप बता सकते हैं, हम लोग उसको एक बार और कवर अप कर लेंगे। तो सरकार को देखेंगे तो किसान न्याय योजना के तहत 1745 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी कर रही है। इसके अलावा अगर इधर आ जाएंगे आपको देखने को मिलेगा भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 115.8 करोड़ का अंतरण होने वाला है। और इसके अलावा गोधन न्याय योजना, इसमें आपको देखने को मिलेगा 5.59 करोड़ रुपए का अंतरण किया जाएगा। तो ये अलग अलग राशियां हैं जो आने वाली है। इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है देखिएगा, जैसे पर्टिकुलर अगर हम लोग योजनाओं को पकड़े, बहुत सारी चीजें यहीं पे आपको मिल जाती है गवर्नमेंट के स्लोगन में। जैसे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की जब बात करता है तो यहाँ पर दिखा दिया गया है कि भूमिहीन जो कृषि मजदूर है उसके दायरे में और किनको शामिल किया जा रहा है, तो पुजारी है, बैगा है, गुनिया है, मांझी, हाट पटरिया, इन सारी चीजों को भी शामिल किया जा रहा है। ऐसी अगर आप जाएंगे हर एक चीज में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे गोधन न्याय योजना में देखिए लिख दिया गया है
राज्य शासन द्वारा 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी और 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। इसको बाद में बेचा जाता है ये नहीं बताया जाता, बट इन्हीं सब का अंतरण होने वाला है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, कई बार स्लोगन से भी जो है ना आपको सहायता मिल जाएगी, एग्जाम में पढ़ने के लिए काम आ जाते हैं। तो इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप ये वाले बैच में भी आ जाइएगा, आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी और मैथ रीजनिंग के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, वो हमारा अवेलेबल रहता है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।